अब हमारी जो कक्षा है उस कक्षा में मैं आपको सेक्शन 54 पढ़ाऊँगा। सेक्शन 54 के अंतर्गत है गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी के द्वारा परीक्षा। तो ये परीक्षा एक मैंडेटरी परीक्षा के रूप में होती है। 53 की तो हमारी एविडेंस के प्रयोजनों के लिए है, लेकिन 54 की जो परीक्षा है ये मैंडेटरी है, यानी कि हर स्थिति के अंतर्गत यह परीक्षा होगी। कॉमन टेस्ट तरीके से होता है कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उस गिरफ्तारी के तुरंत पश्चात वह व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है राज्य सरकार के केंद्र सेवाधी चिकित्सा अधिकारी है, और यदि सेवाधिकारी चिकित्सा व्यवसायी नहीं है तो रजिस्ट्रीकृत कोई भी चिकित्सा व्यवसायी है, उस रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा ऐसे व्यक्ति की परीक्षा है वह की जाएगी। लेकिन जहाँ कोई रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जो कि है वह मतलब जहाँ कोई गिरफ्तार किया गया व्यक्ति कोई महिला है, वहाँ उसके शरीर की परीक्षा केवल महिला चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा की जाएगी, और यदि वह उपलब्ध नहीं है तो उसके पर्यवेक्षणाधीन जो कि है कि वह ऐसी चिकित्सा की जाएगी। सब क्लोज 2 के अंतर्गत दे रखा है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की परीक्षा करने वाला जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी है ऐसी परीक्षा का एक अभिलेख तैयार करेगा, और जिसमें उस व्यक्ति के शरीर पर जो चिन्ह हैं उनका उसमें वर्णन जो कि वह करेगा। सब क्लोज 3 के अंतर्गत है कि जहाँ वह परीक्षा की जाती है वहाँ ऐसी परीक्षा की रिपोर्ट एक जो रिपोर्ट की एक प्रति है वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को या उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को दी जाएगी, जिससे कि यह पता लगाया जा सके कि किसी प्रकार का इस परीक्षा कराने का जो औचित्य है वह है टॉर्चर, क्या उस व्यक्ति को पुलिस के द्वारा टॉर्चर किया गया था। तो कई बार एक क्वेश्चन आता है कि साहब जो व्यक्ति पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिस व्यक्ति को पुलिस ने कस्टडी में रखा उस व्यक्ति को पुलिस के द्वारा टॉर्चर किया गया, थाने में रख के उसके साथ हिंसा की गई है या किसी अन्य प्रकार की उसकी इंजरी जो की है कि वह की गई हैं। तो यह परीक्षा की जो रिपोर्ट है वो हमारे एक एविडेंस देती है कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है, और ये एक सेफ दृष्टिकोण से यह परीक्षा करवाई जाती है। इसमें अब 54A के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति की शनाख्त के बारे में प्रावधान है। जहाँ कोई व्यक्ति कोई अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों द्वारा उसकी शनाख्त ऐसे अन्वेषण के लिए आवश्यक समझा जाए तो वहाँ वह न्यायालय जिसकी अधिकारिता है ऐसे पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी के निवेदन पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ऐसी रीति से जो न्यायालय ठीक समझता है अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों से शनाख्त करने का आदेश दे सकता है। इसके बाद दूसरी स्थिति है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शनाख्त करने वाला कोई व्यक्ति है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अगर निःशक्त है तो शनाख्त करने की जो प्रक्रिया है वह न्यायिक मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन होगी। ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि अगर कोई मेंटली रिटायर्ड पर्सन अगर किसी व्यक्ति को शनाख्त कर रहा है तो उस स्थिति के अंतर्गत शनाख्त की कार्रवाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कस्टडी में होगी, उसकी पर्यवेक्षण उसकी सुपरविजन में होगी, जो सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाएगा कि ऐसे व्यक्ति की जो शनाख्त की है उन सब विशेष पद्धतियों के माध्यम से की जा रही है जो उस व्यक्ति के लिए सुविधापूर्ण हो, यानी कि जो निःशक्त व्यक्ति है वह किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं उसको नहीं है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन और भी इसमें जोड़ा गया है, वो है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो ऐसी शनाख्तगी की वीडियो फिल्म भी तैयार की जाएगी। ये इम्पोर्टेंट अपने है। इसके बाद सेक्शन 55 के अंतर्गत है जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब क्या प्रक्रिया होगी। तो चैप्टर 12 के अधीन अन्वेषण करने वाला कोई पुलिस का बारसाधक अधिकारी है या कोई पुलिस अधिकारी है और अपने से अधीनस्थ किसी अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को जो वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है, अगर गिरफ्तारी करनी है तो इस प्रकार का वह उस पर वारंट पर लिखेगा और आदेश के रूप में उसको वह जो कि उसको वह दिखाएगा कि वह ऐसा गिरफ्तारी करने के लिए सक्षम है या सशक्त है। और उपधारा 1 की कोई बात सेक्शन 41 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की जो शक्ति है उस पर प्रभाव नहीं डालेगी, यानी कि अगर कोई पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उस पुलिस अधिकारी का दायित्व होगा कि वह ऐसे व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करे। सेक्शन 55A
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य की और उसकी सुरक्षा की युक्तियुक्त देखभाल करे। और सेक्शन 56 के अंतर्गत है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट के समक्ष या पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना। तो वारंट के बिना गिरफ्तारी करने वाला कोई भी पुलिस अधिकारी है वह अनावश्यक विलंब के और जमानत के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या उसको भेजेगा। तो आज हमने सेक्शन 56 तक हमने इसको पढ़ा। आगे की जो कक्षा होगी, मैं आगे कक्षा में आपको यह बताऊंगा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मैक्सिमम कितनी अवधि तक हम कस्टडी में रख सकते हैं बिना किसी न्यायालय के आदेश के। तो इसमें मैं आपको आर्टिकल 22 भी पढ़ाऊँगा, इसमें आपको मैं CRPC का जो सेक्शन 57 भी पढ़ाऊँगा। तो आज हमने गिरफ्तारी के संदर्भ में यह देखा कि गिरफ्तारी किस प्रकार से की जाती है, उसका प्रोसीजर क्या रहता है, किस प्रकार से हम गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपनी कस्टडी के अंतर्गत रख सकते हैं, कस्टडी में रखने के समय और कस्टडी में रखने के दौरान हमें कौन कौन सी बातें का उसको ध्यान रखना है और किस किस परीक्षाओं को हमको करवाना है जिससे कि वह साक्ष्य के रूप में हमें काम में लाई जा सकें, कौन सी परीक्षा ऐसी है जो इमीडिएट करवाई जानी है, कौन सी परीक्षा ऐसी है जो उसको कस्टडी में लेते समय ही करवानी है, और ऐसी परीक्षाओं की एविडेंटरी वैल्यू क्या होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमने देखी कि अगर कोई महिला पीड़िता है या कोई महिला अपराधी है तो उस अवस्था के अंतर्गत हमको यह विशेष रूप से आवश्यक है कि ऐसी महिला की जो परीक्षा है वह एक रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी जो महिला ही हो उसके द्वारा की जावे। अगर महिला रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी नहीं है तो ऐसी अवस्था में रजिस्टर्ड जो महिला है चिकित्सा व्यवसायी उसके सुपरविजन के अंतर्गत ऐसी रिपोर्ट जो कि तैयार की जाए। इसके अलावा हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और पढ़ी गिरफ्तारी के प्रावधानों में कि गिरफ्तारी किसी भी महिला की सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व नहीं की जाए। अगर किसी भी स्थिति के अंतर्गत ऐसी गिरफ्तारी किया जाना आवश्यक है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत गिरफ्तारी मजिस्ट्रेटों के एक आदेश के अनुसार होगी और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जो कि वह उस पर टिप्पणी लिखेगा कि तुरंत प्रभाव से ऐसी महिला की गिरफ्तारी की जाए और फिर उस महिला की गिरफ्तारी जो कि होगी। तो इसके अलावा और भी हमने इसमें गिरफ्तारी के अलावा चिकित्सा में हमने ये देखा कि 16 किलोमीटर की रेडियस के अंतर्गत जो है वह रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी है वह रेप के जो केसेस हैं उन केसेस के अंतर्गत किसी प्रकार की जो मेडिकल उनकी जांच है वो जांच करेगा। तो कुछ एग्जाम्पशंस भी हमने देखे थे कि जैसे सशस्त्र बल के सदस्य हैं उन सशस्त्र बल के सदस्यों को एग्जाम्पशंस हैं कि उनको किसी भी स्थिति के अंतर्गत बिना केंद्रीय सरकार की अनुमति के उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उन पर किसी प्रकार की कोई प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई है वह नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार से हमने जो कुछ इम्यूनिटीज़ जहाँ दे रखी हैं उन इम्यूनिटीज़ को भी हमने इसमें देखा। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जहाँ एक गिरफ्तारी करना एक सरल एक काम है उसके अलावा हमको यह देखना भी इसके अंतर्गत आवश्यक है कि एक संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार क्या हम जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं क्या वो सही है। अगर गिरफ्तारी संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं होगी तो वह व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका भी लगा सकता है। कानून सान्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग का जो केस है उस केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जानी है या जिस व्यक्ति को अवैध रूप से परिरक्षा के अंतर्गत रखा है तो वह यह आवश्यक है कि वह हमारी जो परिरक्षा है जो कस्टडी में लेने का हमारा आधार है वह न्यायोचित हो। न्यायोचित अगर वह आधार नहीं है तो ऐसी गिरफ्तारी या ऐसी संरक्षा अवैध रूप से होगी और बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका लगाए जाने का प्रमुख रूप से आधार होगी।
तो आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। आगे कक्षा में मैं आपको सेक्शन 57 से कंटिन्यू पढ़ाऊँगा। थैंक यू।